Hello guys, welcome to my channel Elophilia. This channel is for the students of psychology. As this channel is for the students of psychology, I would like to start with the introduction of the psychology. So सवाल उठता है कि psychology है क्या? Psychology is a science that systematically studies the observable human behavior and its relation with the unseen mental processes which goes on inside the organism as well as external events in the environment. कहने का मतलब क्या है कि साइकोलॉजी वो साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है. ना सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है बल्कि इसका रिलेशन जो है, जो हमारे अंदर मेंटल प्रोसेसेस चल रहे हैं उसके साथ कैसा है, साथ ही साथ एक्सटर्नल इवेंट्स का रिलेशन जो है, इन्वायरमेंट में जो भी एक्सटर्नल इवेंट्स होते हैं, जो कुछ भी होता है उसका रिलेशन जो है ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन्स के साथ कैसा है, साइकोलॉजी उसको स्टडी करती है. प्राइमरी एम क्या रहता है साइकोलॉजी का? टू फाइंड लॉज विच रिलेट बिहेवियर टू सिचुएशंस, कंडीशंस एंड अदर बिहेवियर्स. अब साइकोलॉजी ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि साइकोलॉजी ने ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ना कब शुरू किया, या फिर हम कहें कि मैन को साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस के साथ स्टडी करना कैसे शुरू किया, ये इसके लिए हमें हिस्ट्री में, साइकोलॉजी की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और हमें उतना पीछे जाना पड़ेगा जितना कि ग्रीक फिलोसोफर्स थे जिस समय में. ओके, अब अगर हम बात करें एरिस्टोटल की, प्लाटो की, सॉक्रेट्स की, किसने नहीं सुना इनके बारे में? सब ने सुना है इनके बारे में. सॉक्रेट के बारे में किसने नहीं सुना है? उनकी बहुत एक फेमस स्टोरी है जो सबको पता है कि वो अपने डिसाइपल को जो है पानी में ले जाते हैं और उसका सिर डुबो देते हैं और उसको पूछते हैं कि अब सबसे ज़्यादा तुम्हें किसकी ज़रूरत महसूस हुई. तो वो डिसाइपल का आंसर आता है कि मुझे हवा की ज़रूरत महसूस हुई जब आपने मेरे को पानी में डुबोया. तो फिर उसने कहा कि सक्सेस पाने के लिए भी हमें इतना ही ज़रूरत होनी चाहिए, हमें सक्सेस जो है बिल्कुल हवा की तरह महसूस होनी चाहिए कि हमारा सर पानी में है और इस समय हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत हवा की है, तो ही हमें जो है सक्सेस मिल सकती है. सो ये जितने भी फिलोसोफर्स थे इनकी राइटिंग्स में, ठीक है, हमें रेफरेंसेस मिलते हैं ह्यूमन बिहेवियर के कंसर्न जो प्रॉब्लम्स रही हैं. और ये प्रॉब्लम्स फिर अपीयर हुई कब? 17th और 18th सेंचुरी में. अब इससे 19th सेंचुरी से पहले साइकोलॉजी जैसी एज सच कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी. और ये जो प्रॉब्लम्स थी जितनी भी कंसर्न करती हैं ह्यूमन बिहेवियर के साथ, प्रॉब्लम्स ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, ये सब के सब किस डोमेन में आती थी? फिलोसोफर्स और थियोलॉजियंस की कंसर्न में आती थी ये. तो साइकोलॉजी एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन डिड नॉट इमर्ज. साइकोलॉजी जो है एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन, एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट डिड नॉट इमर्ज. तब तक इमर्ज नहीं हुआ, तब तक अस्तित्व में नहीं आया. कब तक नहीं आया? लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी. अर्ली सेंचुरी 19th सेंचुरी की बात नहीं हो रही है. लेट 19th सेंचुरी में एग्जिस्टेंस में आई साइकोलॉजी एज अ डिफरेंट डिसिप्लिन, एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग से जो सब्जेक्ट जो बनाइए. नहीं तो उससे पहले ही फिलोसोफर्स और थियोलॉजियंस ही इसको डील कर रहे थे, ह्यूमन प्रॉब्लम्स और ह्यूमन बिहेवियर को. इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट साइकोलॉजी ऑरिजिनेटेड इन जर्मनी. ये माना जाता है कि साइकोलॉजी जो है कहाँ ऑरिजिनेट हुई? जर्मनी में इसका ऑरिजिन हुआ. जबकि काम जो है साइकोलॉजी की फील्ड में फ्रांस में भी हुआ, ऑस्ट्रिया में भी हुआ, रशिया में भी हुआ, क्योंकि इनका भी बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा इसकी डेवलपमेंट में. अब हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी जो है हम इसको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दो पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्री साइंटिफिक और साइंटिफिक. प्री साइंटिफिक कब से कब तक का पीरियड था? इट वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम द वर्क ऑफ ग्रीक फिलोसोफर्स थ्रू द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी. ग्रीक फिलोसोफर्स के टाइम से लेकर के लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी तक का जो पीरियड है उसको प्री साइंटिफिक कहा जाता है. और साइंटिफिक जो है इट एक्सटेंडिंग फ्रॉम अबाउट 879 टू द प्रेजेंट. 879 से लेकर के अभी तक का जो पीरियड है दैट इज साइंटिफिक एरा ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी. प्री साइंटिफिक साइकोलॉजी की बात करें तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप्स की बात करेंगे. सो हम बात कर रहे थे कि साइकोलॉजी को हमने डिवाइड किया साइंटिफिक और
प्री साइंटिफिक एरा में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्री साइंटिफिक साइकोलॉजी की। इसमें जो है वो वाला टाइम इंक्लूड होता है ग्रीक फिलोसोफर्स से लेके लेट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी तक का टाइम इंक्लूड होता है। और प्री साइंटिफिक साइकोलॉजी में सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप्स की बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल कहने से हमारा मतलब है कि ए क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन फिजिक एंड अदर बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स। वो क्लासिफिकेशन इंडिविजुअल्स की जो किस पे बेस करती है, फिजिक या फिर बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स एक इंडिविजुअल के जो भी होते हैं उसके ऊपर बेस जो करती है, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप्स। इसमें क्या है, among the theories developed by the Greek philosophers to explain behavior were those relating to constitutional types. One of the earliest of these was जो theories develop की गई ग्रीक फिलोसोफर्स की बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, वो किससे रिलेट करती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को जो है ये स्टडी करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल कहने से हमारा मतलब ये है। तो जो थेरी एक दी गई इसके ऊपर बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप है, दैट वाज गिवन बाय द ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स इन अप्रॉक्सीमेटली 400 BC। हिप्पोक्रेट्स बिलीव्ड दैट ह्यूमन बॉडी जो है दैट वाज कंपोज्ड ऑफ 4 फ्लूइड्स। उसने कहा कि जो ह्यूमन बॉडी है वो 4 फ्लूइड्स से बनी है, जिसको उसने नाम दिया ह्यूमर्स का। और वो 4 फ्लूइड्स कौन से थे, ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल एंड फेल्गम। उसने कहा कि जब इनमें से किसी एक फ्लूइड की प्रीडोमिनेंस मतलब डोमिनेंस रहती है बॉडी में, तो वो जो इंडिविजुअल है वो उस पर्टिकुलर उस कॉरेस्पॉन्डिंग बिहेवियर को जो है कैरी करता है। फ्लूइड जो है कॉरेस्पॉन्डिंग बिहेवियर को कैरी करता है। उसने फॉर एग्जांपल देते हुए कहा कि जो एक्सेस है येलो बाइल का, दैट वाज बिलीव टू, अगर उसका एक्सेस है दैट वाज बिलीव टू एग्रेसिव एंड एक्साइटेबल। और अगर ब्लैक बाइल है तो जो ह्यूमन होगा वो क्या शो करेगा, कामनेस, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट आता है दैट इज़ माइंड बॉडी प्रॉब्लम। ये एक और एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहा फिलोसोफर्स के लिए, ग्रीक फिलोसोफर्स के लिए, कुछ और फिलोसोफर्स के लिए स्टडी का। दे हैव टू डू विद द रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी, ठीक है। मतलब क्या है कि रिलेशनशिप कैसा है माइंड और बॉडी का। कुछ ने तो बिलीव किया कि दोनों रिलेटिव हैं, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, माइंड और बॉडी जो है एक दूसरे से रिलेटेड हैं। लेकिन कुछ ने कहा कि दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इनका आपस में जो है कोई भी रिलेशन नहीं है। उसके बाद इनेट आइडियाज़ का कॉन्सेप्ट आ गया। कुछ सेंचुरीज़ तक ये बहुत बड़ा डिबेट का टॉपिक बना रहा इनेट आइडियाज़ का। डेस्करेट्स आए, उन्होंने कहा कि मैन जो है वो कुछ आइडियाज़ के साथ पैदा हुआ है। लॉक और कुछ और फिलोसोफर्स मानते थे कि जो मैन है वो तबला रासा है, मीन्स अ ब्लैंक स्लेट की तरह है जिसके ऊपर कुछ भी लिखा जा सकता है, उसके एक्सपीरियंस को लिखा जा सकता है। और कुछ ने बिलीव किया कि जो मैन है दैट इज़ बॉर्न विद इनेट टेंडेंसीज एंड कुछ कैपेबिलिटीज़ के साथ इंसान जो है वो पैदा हुआ है। उसके बाद ह्यूमन नेचर की बात कही कि ह्यूमन नेचर भी जो है एक अच्छा इंटरेस्ट का टॉपिक बना रहा फिलोसोफर्स के लिए। रूसो ने कहा कि जो मैन है वो बेसिकली गुड है, उसका इंस्टिंक्ट कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका नेचर कैसा है, अच्छा है, लेकिन वो सोशल इन्फ्लुएंस में आके बैड हो जाता है, ठीक है। अगर वो बैड इन्फ्लुएंस में आता है तो वो बैड हो जाता है। जबकि स्पेंसर ने इसका बिल्कुल उल्टा कहा। उसने क्या कहा, जो मैन है वो क्या है, वो सेल्फिश है, वो एग्रेसिव है, और उसके ये जो ट्रेट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ तब कब हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ तब कम हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ तब रुक सकते हैं जबकि उसके ऊपर किसका इन्फ्लुएंस रहे, जबकि उसके कौन कंट्रोल करे, सोसाइटी। उसके बाद कॉन्शियसनेस एंड सेंसरी प्रोसेसेस की बात कही गई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा, क्योंकि बाद में इसके ऊपर साइकोलॉजी पे आज भी बहुत सारा काम इन चीज़ों पर हो रहा है। कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, ठीक है। जो ये पहला एरिया है कॉन्शियसनेस, द फर्स्ट ऑफ दिस इज फाउंड इन ब्रिटिश फिलोसफी एंड कंसर्न्स द नेचर ऑफ आइडियाज एंड एसोसिएशन इन द माइंड। इसमें क्या रहा, ये कहाँ पाया गया, जो पहला कॉन्शियसनेस है ये ब्रिटिश फिलोसफी में आया, ठीक है।
और इसका कंसर्न है विद द नेचर ऑफ आइडियाज़, उसका एसोसिएशन माइंड के साथ कैसा है। और जो दूसरा है सेकेंड फाउंड इन द बायोलॉजिकल एंड फिजिकल साइंसेस। सेंसरी प्रोसेसेस कहाँ फाइंड किए जाते हैं, फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंसेस में, जो कि कहाँ डेवलप हुई, जर्मनी में। किसके टाइम पे, एट दैट टाइम उस टाइम पे जर्मनी में डेवलप हुई। और दे आर मेनली कंसर्न्स विद द सेंसरी प्रोसेसेस। जॉन स्टुअर्ट आए, उन्होंने वो मानते थे कि जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ हैं दे आर नॉट ऑलवेज मैटर ऑफ composition. They may said to be result from or to be generated by सिंपल आइडियाज़। उन्होंने कहा कि हमेशा जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ जो हैं वो हमेशा मैटर ऑफ कंपोजिशन नहीं माने जा सकते। ऐसा भी है कि जो पहले सिंपल आइडियाज़ आते हैं उसके बाद कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ आते हैं। जॉन स्टुअर्ट जो थे एक ब्रिटिश फिलोसोफर से, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ मेंशन ओवर देयर। फिर जो सेकेंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहा, ठीक है, इसमें किसकी फंक्शनिंग है, आज सेंसरी टर्म जो है वहीं से क्लियर हो रहा है, इट इज़ रिलेटेड विद द सेंस ऑर्गन्स। फिलोसोफर्स मानते थे कि जो फिनोमिनन है माइंड का कुड नेवर बी स्टडीड थ्रू द यूज़ ऑफ, फिलोसोफर्स का ऐसा मानना था कि जो मेंटल फिनोमिनन्स हैं, माइंड के फिनोमिनन्स हैं, वो कभी भी साइंटिफिक मेथड से नहीं स्टडी किए जा सकते। लेकिन वेबर और फेक्नर के वर्क्स के बाद ये क्लियर हुआ कि इट कैन बी स्टडीड साइंटिफिकली। फेक्नर ने इन्वेस्टिगेशन किया, क्या इन्वेस्टिगेट किया उसने, रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल स्टिमुलाई एंड द सेंसरी परसेप्शंस प्रोसेसेस, जिसको उसने साइकोफिज़िक्स के अंडर रखा। अब हम बात करेंगे साइंटिफिक साइकोलॉजी की। साइंटिफिक साइकोलॉजी जो है, जैसा कि हमने अभी तक देखा, इसका रूट अब क्लियरली कहाँ है, फ़िलोसॉफी और मेडिसिन्स में है। ठीक है, साइंटिफिक साइकोलॉजी में बहुत सारे स्कूल्स हो गए, उन्होंने साइकोलॉजी का जो है डिफरेंट जो व्यूज़ आए, ठीक है, अलग अलग ग्रुप बन गए साइकोलॉजिस्ट के, फिर उनको अलग अलग स्कूल्स में कैटेगराइज कर दिया गया। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म आया, जिसके फाउंडर कौन थे, विलियम वुंड थे। विलियम वुंड जो थे, इनको फाउंडर भी बोला जाता है स्ट्रक्चरलिज्म का। और इन्होंने क्या किया था, ये ही वो पहले थे जिन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजिकल लैब इस्टेब्लिश की इन जर्मनी, लिप्जिग जर्मनी में 1879 में। ठीक है, अर्ली स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, एन अर्ली स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दैट यूज्ड ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन टू एक्सप्लोर द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ द माइंड। ठीक है, फिर सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म वॉज, सब्जेक्ट मैटर क्या रहा स्ट्रक्चरलिज्म का, कॉन्शियसनेस। जो इसका मेजर मेथड एम्प्लॉय बाय द स्ट्रक्चरलिस्ट, उसको इंट्रोस्पेक्शन कहा गया। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ही हम सब जानते हैं, टू लुक विद इन, अपने अंदर झांकना, अपने आप को पढ़ना। ठीक है, स्ट्रक्चरलिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये कंक्लूड किया कि जो कॉन्शियस प्रोसेसेस हैं कंसिस्टेड बेसिकली ऑफ 3 एलिमेंट्स। कॉन्शियस प्रोसेसेस में बेसिकली 3 एलिमेंट्स आते हैं, और वो कौन कौन से हैं, सेंसेशंस आती हैं, इमेजेस आती हैं एंड फीलिंग्स आती हैं। उसके बाद फंक्शनलिज्म आया, अ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जिसने किस पे फोकस किया कि मेंटल एंड बिहेवियरल प्रोसेसेस जो हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं, हाउ दे अनेबल द ऑर्गेनिज्म टू फ्लरिश, अडेप्ट एंड सर्वाइव। उसके बाद बिहेवियरिज्म आया, जो बिहेवियरिज्म की डेवलपमेंट है दैट इज़ ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ वन मैन, J.B. वॉटसन। इनका बहुत बड़ा रोल रहा है बिहेवियरिज्म में। इनका मानना था कि जो बिहेवियर है सिर्फ वो इनकी जो राइटिंग थी, इनका जो सब्जेक्ट मैटर था 1913 में जो भी पेपर इन्होंने लिखा था, उससे ये क्लियर पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर ही है जिसको हम पढ़ सकते हैं, जिसके ऊपर हम स्टडी कर सकते हैं, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आया गेस्टार्ट साइकोलॉजी। ये भी एक और स्कूल आ गया साइकोलॉजी का, जिसमें कि ये बताया गया कि लोग कैसे परसीव करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, पैटर्न्स को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं एज होल पैटर्न्स। ठीक है, दे आर नॉट टेकिंग अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, दे आर टेकिंग इट एज अ होल पैटर्न। उनका मोटो क्या रहा, बेसिकली वो कहते थे कि जो होल है दैट इज़ ग्रेटर दैन द सम ऑफ द पार्ट्स। वो ऐसे नहीं देखते थे ये आँख है, ये कान है, ये नाक है, नो, दे परसीव एज अ कंप्लीट मैन। यस,
इट इज़ अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट. लाइक मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूँ, प्लांट की एग्जांपल देते हैं. इसकी टहनियाँ, इसके फूल, नो, इट्स अ कंप्लीट प्लांट. ठीक है, वो होल को पूरा मानते थे, ज़्यादा मानते थे. और इसमें 3 लोगों का बहुत, इस फोकस को उन्होंने क्या कहा, परसेप्शन. और इसमें 3 लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है. यही तीनों जो हैं, आप इनको कह सकते हो कि करता धरता रहे हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के, कोहलर, कॉफका एंड वर्दीमेर. उसके बाद डायनामिक साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट आ गया. ये जो स्कूल है, इट referred to as dynamic psychology primarily because it is basically concerned with the motivation and dynamics or functioning of personality. It includes psychoanalysis. ये psychoanalysis को include करता है. और psychoanalysis हमें पता है, जब भी हम psychoanalysis की बात करते हैं, सिगमंड फ्राइड जो है सबसे पहले आते हैं, because he was the first one to work on the concept of psychoanalysis. He was basically from Vienna, Austria, and known as the founder of the psychoanalytic movement. So that's all for today's lecture. Hope guys you enjoyed the topic. This was the part 1 of the introduction. I would like to take another part soon. Till then, bye bye. अगर आप मेरे चैनल, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लाइक और कमेंट कीजिए. थैंक यू सो मच. मीट यू सून. बाय बाय.